अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर केमिस्ट्री के ख़त्म कर लिए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, उनके एमसीक्यूज़ वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आज हम लोग 3rd चैप्टर का स्टार्ट लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के अंदर आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ टॉपिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी या नहीं हो रही होंगी या कोई मसला होगा तो आप लाज़मी कमेंट में हमसे पूछेंगे। हम लोग ज़रूर आपसे उस पर रब्ता करेंगे और आप लोगों को जल्द अज़ जल्द उसका आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट लेते हैं। तो आज के जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर 3rd से, ठीक है। तो चैप्टर 3rd हमें क्या बताता है कि वो है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट हुआ है, तो केमिकल बॉन्ड किसे बोलते हैं, ठीक है। पहले इसकी तरफ तवज्जो दें। देखें यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बॉन्डिंग का। किसका? बॉन्डिंग का। बॉन्ड बॉन्ड किसे बोलते हैं? जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखता है उसे बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जिस तरीके से देखा होगा कि आप लोग बोलते होगे कि भाई इनके दरमियान रिलेशन का वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये कि उनके दरमियान ताल्लुक़ अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग यही बात करते हैं बाकी चीज़ों में भी कि जिस तरीके से हम लोग 2 पेजेस को, कॉपी को, कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं ना, उसके दरमियान कोई ऐसी अट्रैक्शन फ़ोर्स होती है जो उनको जोड़ने के काम आती है, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग होती है जो उन दोनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। आप लोग यही समझ लें, बॉन्ड क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ केमिकल बॉन्ड का। केमिकल का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल हो गया तो इससे ये समझ लीजिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग किसे बोलते हैं? ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। किनको? एटम्स को आपस में जो जोड़ के रखेगी उसको क्या नाम दोगे? केमिकल बॉन्ड का, ठीक है। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी ताकत जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। याद रखिए किसको? एटम्स को। जो एटम्स को जोड़ के रखेगी वो क्या कहलाएगी? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्ड। तो आप लोगों को समझ आ गई कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम को जो जोड़ के रखने वाली फ़ोर्स होती है उस फोर्स का नाम केमिकल बॉन्ड है। अब ये कितनी तरह की होती हैं? ये होती हैं 4 तरह की। एक होती है आयनिक बॉन्ड, दूसरी होती है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट, या इसका दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड, और फोर्थ होती है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों की चारों हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ से हम लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड बनाने का मकसद क्या है कि एटम आपस में जुड़ते ही क्यों हैं, ठीक है। हम लोगों का कोई ना कोई रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये आपस में मिलते हैं। वो हम लोग रीज़न डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग वैसे भी बात करते हैं कि 2 लोग हैं आपस में रिलेशनशिप में हैं या अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती ही समझ लें, भाई मेरा दोस्त है, हम लोगों का आपस में दोस्ती है, तो हम लोग एक दूसरे ताल्लुक है। तो हम लोग ये हैं कि हमें उस दोस्ती से फ़ायदा भी तो हो रहा है ना, कि उसकी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं वो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मेरी अच्छी हैबिट्स वो अडॉप्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से केमिकल बॉन्ड में एटम्स जो होते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो इसके पीछे भी एक रीज़न होती है, ठीक है। बग़ैर रीज़न के ये आपस में नहीं जुड़ते। तो हम लोग ये बोलते हैं कि एटम, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो एक ही लफ्ज़ याद रखना है, स्टेबिलिटी। एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं? ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। एटम अपने आप को आपस में क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? ताकि वो क्या कर सकें? स्टेबल हो सकें, स्टेबिलिटी गेन कर सकें, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। एटम हमेशा केमिकल बॉन्ड स्टेबल होने के लिए बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं है कि उठे और आपस में बॉन्ड बना दिए। कुछ एक मेन प्रोसेस होते हैं, रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत ये आपस में बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। वो रूल्स हैं 2, ठीक है। वो रूल्स कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है ऑक्टल रूल, एक होता है डुप्लेट रूल, ठीक है। इन 2 रूल्स के तहत, ऑक्टल और डुप्लेट, इन 2 रूल्स के तहत एटम आपस में बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। अब वो स्टेबल होने के लिए 2 रूल फॉलो करते हैं, एक होता है ऑक्टल, एक डुप्लेट। तो ऑक्टल की तरफ देख लेते हैं, ये क्या होता है।
ऑक्टल रूल। ऑक्टल रूल बोलते हैं कि एटम कब स्टेबल होगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, याद रखना, जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो वो समझे स्टेबल हो गया, क्योंकि वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टल रूल को। याद रखिएगा, ऑक्टल रूल का मतलब है कि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। दूसरा हमारे पास क्या है, डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल भी यहां से याद रखिएगा इसके नाम से, कि ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में, सॉरी आउटर मोस्ट शेल मतलब आखिरी शेल, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो फिर भी स्टेबल है। ठीक है, या तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो फिर भी स्टेबल है, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो वो फिर भी स्टेबल है। तो याद रखिएगा कि अगर ये दोनों रूल्स कोई भी एटम फॉलो करता है, ठीक है, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है, वो स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। डुप्लेट रूल, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। और ये जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे के सारों इन 2 रूल्स को फॉलो करके ही बनते हैं। ठीक है, इन 2 रूल्स का होना इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर आप लोगों के पास कौन सा रूल फॉलो होता है, ऑक्टल रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, जितने भी एटम्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्टल रूल को फॉलो करते हैं, कुछ एटम्स को छोड़ के। वो डिस्कस करते हैं एग्जांपल। अब आयनिक बॉन्ड की तरफ जाएंगे। पहले आयनिक बॉन्ड में मैं आप लोगों को दोनों की एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, देखना कैसे, यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप लोगों को बेहतरीन समझ आ जाएगी कि ऑक्टल और डुप्लेट रूल। अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। अब हाइड्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या मतलब एटॉमिक नंबर 1 है। इसी के साथ ले लेते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। क्या होता है एटॉमिक नंबर, 2। तो ये जो हीलियम है ना, ये आप लोगों के पास क्या है, स्टेबल है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को देखना, ये हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ कंबाइन होगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना दिया, H2। ठीक है, अब जब ये होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाएंगे, तो ये दरमियान में आ गए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में आ गए, तो इसका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। लेकिन आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो ये क्या हो गया, स्टेबल। इससे भी आसान एग्जाम्पल पे जाता हूँ कि आप लोग लिथियम की एग्जाम्पल लें। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप लोग देखिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, पहले शेल में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में होते हैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग बोलते हैं कि जब ये क्या करेगा, इस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, पीछे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, +1। तो अब ये लिथियम किस स्टेट में आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच के, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। देखिए स्ट्रक्चर से मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे कि लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ये इसका आ गया लिथियम का न्यूक्लियस। अब ये आ गया इसका पहला शेल, ये आ गया दूसरा शेल। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि इसके इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये रेड में बना रहा हूँ, आप लोग याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये जो आउटर शेल है इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। मैंने क्या कहा, लिथियम के पास होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि अब ये कब स्टेबल होगा, या तो 2 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्टेबल होगा, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपस में स्टेबल होगा। लेकिन ये क्या है, लिथियम को आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं ला सकता ये। ठीक है, अब ऐसा तो कोई एटम नहीं है कि जिससे ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ले और लिथियम स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसको क्या कर देता है, लूज कर देता है।
जब इसको लूज़ करता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होके क्या बन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिएगा, ये इसका लिथियम का न्यूक्लियस आ गया और ये पहला शेल आ गया जिसके अंदर अब क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, जो आखिरी शेल था ये निकलने की वजह से आखिरी शेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखें लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेबल अपने आप को करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल। अब देखते हैं क्या नाम है ऑक्टल रूल की। ठीक है, अब यहाँ ही एग्जांपल डिस्कस करते हैं ऑक्टल रूल की। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की, Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका सोडियम का Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका न्यूक्लियस। ये पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, याद रखिएगा। दूसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 और 8 कितने हो गए, 10। और ये आखिरी शेल आ गया जिसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए एक और इलेक्ट्रॉन, अब ये हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नज़र आ गए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम लोग बोलते हैं या तो ये क्या करे कि 7 इलेक्ट्रॉन ले और ऑक्टल रूल को फॉलो करके कंप्लीट हो जाए, या फिर दूसरा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दे, लूज़ कर दे। तो जब ये लूज़ करेगा तो पिछले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करता है, लूज़ करने की वजह से ये शेल ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो बचते नहीं हैं। तो अब इसका ये वाला इस तरीके से शेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो सोडियम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस तरीके से ये ऑक्टल रूल को फॉलो करते हैं। पहले डुप्लेट रूल को देखा था, अब क्या ऑक्टल रूल। अब यहाँ पर नोबल गैस एग्जाम्पल लें, नोबल गैस एग्जाम्पल उठा लेते हैं नियॉन की। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, वो इस तरीके से बनता है, पहला न्यूक्लियस और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो अब ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू था तो इसने रिएक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन नियॉन क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैसेस कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, क्योंकि वो क्या होती हैं, पहले से ही स्टेबल होती हैं। तो ये क्या है, पहले से स्टेबल है। देखिए जिस तरह हीलियम की देखी थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो रिएक्शन नहीं कर रही थी, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन भी रिएक्शन कर रहा था और लिथियम भी रिएक्शन कर रहा था। लेकिन नियॉन की एग्जांपल लिया, देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये भी रिएक्शन नहीं कर रहा। सोडियम ने रिएक्शन किया, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब जो इलेक्ट्रॉन उसका गेन करेगा उसके साथ इसकी बॉन्ड बन जाएगा। अब वो उस बॉन्ड की तरफ जाते हैं कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सिर्फ डेफिनेशन याद रखें, समझते हैं इसके बारे में। देखें इसमें क्या होता है, सेम याद रखना, रूल वही 2 फॉलो होंगे, ऑक्टल और डुप्लेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक एटम, पॉइंट्स देख लेना, जो एक एटम होता है ना, लूज इलेक्ट्रॉन, एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सेकंड जो एटम होता है वो हमेशा क्या करेगा,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकाल के आउटर मोस्ट शेल से दे रहा है, दूसरा उसको कंप्लीटली ले रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जांपल से आप लोगों को बेहतरीन समझ आने वाली है। अब यहाँ पर जो बनेगी मेन चीज़ जो बनते हैं वो बनते हैं आयंस। ठीक है, आयंस बनते हैं। याद रखना आयनिक बॉन्ड में किसकी फॉर्मेशन होती है? आयंस की। आयंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये आता क्यों है वो देख लेना। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है? एक मिनट, इसकी टाइप्स होती हैं कैटायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का आना। किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज का आना। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसकी वजह से आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब भी कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, याद रखिएगा। जैसे आप लोग ये देखिएगा, अभी आप लोगों को एग्जांपल बताई भी है, लिथियम है, वो लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा जब वो आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस तरीके से मैग्नीशियम है, वो Mg+2 में कन्वर्ट होगा जब अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतने प्लस चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता +3। याद रखिएगा जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने उस पर चार्ज आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकेंड इसकी टाइप है वो है एनाइन। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का आना। किसका आना? नेगेटिव स्पीशी का बनना या नेगेटिव चार्ज का आना। ये किस वजह से आता है? ये आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से आता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आप लोगों को समझ आ गई। अब इसकी देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता कैसे है। अब हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा, तो इसके ऊपर -1 चार्ज। अगर ऐसा एटम है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर -2। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है -3। याद रखिएगा, गेन करने से माइनस चार्ज, लूज करने से प्लस चार्ज। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो चार्जेस आते हैं वो तो आप लोगों को समझ आ गए। अब ये याद रखना कैटायन और एनायन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल से आप लोग देखिएगा। एग्जांपल उठा लेते हैं NaCl की। ठीक है, अब पहला है Na उठा लिया। Na का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अभी आप लोगों को बताया था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इनको इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर लिखें। इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर लिखें। मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बताता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में दो, ऊपर एस के ऊपर पी के ऊपर जो लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। एस और पी क्या है? सब शेल हैं। ये नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये होते हैं सब शेल। ठीक है, शेल के अंदर ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, मतलब जिस तरह घर होता है ना, बड़ा सा घर के अंदर हम लोग हर जगह तो नहीं मौजूद होते। घर के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जिधर हम मौजूद होते हैं, जिस तरह कमरा, हमारा बेड, हमारा सोफ़ा, चेयर। तो वो जो जगह होती है ना वो सब शेल कहलाता है। ठीक है, मतलब शेल के अंदर वो जगह। तो ये वो जगहों के नाम लिखे हुए हैं। तो होता ये जो शुरू में 2 लिखा हुआ है ना, है ये पूरा एक शेल। ये 1 था तो एक ही शेल, ये 2 मतलब ये वाले शेल, और ये 3 आ गया इस तरीके से। अब ये आ गया 1s2 2s2 3s1। अब ये हो गए 3 शेल इसके। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सोडियम अगर इस आउटर मोस्ट शेल को ख़त्म करता है, इसको देखिए ढक के, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 6 और 2 8, तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। जब ये 8 हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो और दूसरा क्या होता है? दूसरा इसके साथ ही हम लोग लिख लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, इसके साथ देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p5, ठीक है। अब इनको गिने, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 7, 10 और 5 7 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ना सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इधर चला जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब यहाँ से ये निकल जाएगा जो कि क्लोरीन के पास चला गया, तो पिछले शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस तरीके से क्या करेगा, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्लोरीन को, कंप्लीटली निकाल के दे देगा, आउटर मोस्ट शेल में से निकल जाएगा। तो इनसे क्या हो जाएगा, क्लोरीन की फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब वो दरमियान में क्या बनेगा, आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर से देखिएगा, हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सोडियम का। पहले मैं सोडियम का Na दरमियान में न्यूक्लियस में लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा सोडियम है। ये पहला शेल आ गया, ये दूसरा शेल, और ये आ गया इसका तीसरा शेल, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा जब दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ ड्रॉ करते हो ना, तो एक को आप लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रॉन्स को, देखो मैंने इसके डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए। और अगर मैं इसके सामने क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं किस से रिप्रेजेंट करूँगा, क्रॉस से, ठीक है। आप लोग ये देखिएगा, ये पहला शेल आ गया इसका, ये दूसरा शेल, आप लोगों को पता है ना 3 शेल डिवीजन हुई है, तो ये आ गया इसका तीसरा शेल। तो इसके अब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बना दें। अब मैं किस से बना रहा हूँ, क्रॉस से। ये पता चले कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के क्रॉस से। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए 2 4 6 8, और आखिरी शेल में हो गया इनके पास कितने हैं, 2 और 5 7, 2 अब ये 2 4 6 और ये 7। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो आप लोगों को पता है रिएक्शन कैसे होगा, कि ये सोडियम का आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होकर क्या होगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा, इनके दरमियान एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसे आप लोग क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप लोगों को पता है ये वाला बॉन्ड आखिरी वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो सोडियम है उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा ना, कि यहाँ पर इसके पास उसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर याद रखिएगा कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि लूज करने की वजह से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो मतलब इसका रिएक्शन ऐसे होगा, Na विल गिव अस Na+1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वजह से तब +1 चार्ज आया, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। क्लोरीन का स्ट्रक्चर थोड़ा कंजेस्टेड देखना, जगह नहीं है, तो ये यहाँ पे इसके करीब ही बनेगा इसी तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ से इस तरीके से बहुत कंजेस्टेड सा बना रहा हूँ। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है जो मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया, ठीक है। बाकियों को आप लोग देखिए, ये मैं क्रॉस बना रहा हूँ 1 और 2, ये सेकंड शेल आ गया। लास्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुए, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से गया था वो ये था, जो कि अभी मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, वो आया क्लोरीन सोडियम से, ठीक है। तो अब क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड।
उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इसका भी रिएक्शन ऐसे होता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। समझ आ गई, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। अब ओवरऑल रिएक्शन होता कैसे है, Na पॉजिटिव होगा, क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव। देखिए सोडियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। जो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे क्या बन जाएगा, NaCl। और इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, ये होती है आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो आयनिक बॉन्ड में आप लोगों की एक्सरसाइज का आयनिक बॉन्ड के बाद जो एक्सरसाइज है ना, वो 2 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आप लोगों की एक्सरसाइज का है, चैप्टर की एक्सरसाइज का, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आसान लफ्ज़ों में बता दूँ कि ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, तो ये हमेशा हमारे आपस में किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि नॉन मेटल हैं, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनना है, आयनिक बॉन्ड। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। और सेकंड रीज़न है कि जो मेटल हैं वो हमेशा क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और यहाँ पर ही आप लोग देख लें तो जो नॉन मेटल हैं, जगह नहीं रही, तो आप लोग याद रखिएगा जो नॉन मेटल हैं वो हमेशा क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आप लोग बताएंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, नॉन मेटल और मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो आपस में किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक बॉन्ड। हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। सेकंड बोला गया है कि क्यों बनेगा, रीज़न बतानी है, क्योंकि मेटल हमेशा लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो आपने अभी पीछे आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें आप लोगों को बता रहा था कि आयनिक बॉन्ड वहाँ ही बनता है जहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कि एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसा सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया। सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। एग्जाम्पल भी उठा के यहाँ लिख लो। ठीक है, सेकेंड है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड आर बी फॉर्म्ड। बोलते हैं आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सी कंडीशंस हैं कि ये ऐसे एटम्स होने चाहिए, कंडीशन क्या है, ऐसे एटम जो कि क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, दूसरी एटम वो क्या करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। बस ये 2 ही कंडीशंस हैं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना जानता हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना जानता हो। ठीक है, ये 2 ही बेसिक कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या, एक एटम मुकम्मल अपना इलेक्ट्रॉन देना जानता हो, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन लेना जानता हो। बस इन कंडीशंस पर ही आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब क्या है, अगर ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए तो तीसरे क्वेश्चन में भी यही बातें पूछी गई हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स अगेन इलेक्ट्रॉन इजीली। बोलते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं। पहले का यहाँ तक का आंसर देखिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। तो आप लोगों ने बताना है ऐसे कौन से हैं, मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, ऐसे कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, वो क्या हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है तो इसका आंसर ही मिल गया कि ऐसे कौन से एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो है मेटल।
जो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो है नॉन मेटल्स। तो यही 3 क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड में से आ रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग जो कल टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो हम लोग ये तीनों बॉन्ड्स कल इंशाल्लाह इस टॉपिक में अपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन हैं हमने देखे थे, तो 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऐसे हैं जो इस टॉपिक के अंदर कवर होंगे। ठीक है, आज जिस तरह 3 थे उनके 5 क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नहीं समझ आई या किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।